जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 11 DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक 2022-23 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यूनिट 1 इसमें चैप्टर 1 और 2 शामिल हैं के प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। पार्ट 1 में आपने लघु उत्तरी क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया था। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारतीय कृषि में ठहराव के मुख्य कारण क्या थे? औपनिवेशिक शासनकाल यानी अंग्रेजों के शासनकाल में कृषि में ठहराव यानी जो कृषि थी उसमें कोई भी विकास नहीं हो रहा था। तो इसके क्या कारण थे? पहला है पट्टेदारी व्यवस्था या भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली ट्रायंगल शेप में थी। इसमें सबसे ऊपर तो सरकार थी और सबसे नीचे जो था किसान था, कृषक था, और बीच में जमींदार होते थे। जमींदार किसानों से टैक्स वसूल करते थे और इन्हें सरकार को देना होता था। अब टैक्स जो लगान होता था उसकी राशि जो होती थी वो निश्चित होती थी। अब वह किसानों से जोर ज़बरदस्ती करके अधिक राशि वसूल करता था और सरकार को जो निश्चित राशि होती थी, जो कम होती थी, वह देता था और बीच की राशि जमींदार की हो जाती थी। तो इस प्रकार से किसानों का शोषण होता था। सेकंड, कृषि की गतिहीनता का कारण है कृषि में व्यवसायीकरण। अंग्रेजों ने कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया था, यानी जहां हमारे कृषक प्राचीन काल में गेहूँ, चावल आदि का उत्पादन करते थे, तो अब औपनिवेशिक शासन काल में उन्हें कपास का, नील आदि की खेती करनी होती थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो गेहूँ चावल था या जो खाद्यान्न था उसकी कमी आ गई, क्योंकि अब व्यावसायिक कृषि होने लगी और खाद्यान्न की कीमत बहुत अधिक बढ़ने लगी। औपनिवेशिक संरचना में कमी। औपनिवेशिक संरचना में कमी अर्थात अंग्रेजों ने सिंचाई सुविधाओं के विकास, तकनीकी विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल उन्हें लगान वसूल करने से मतलब होता था। इसलिए जो कृषि थी उसका विकास में ठहराव आया था। समता के साथ विकास का क्या अर्थ है? समता, देखिए सबसे पहले हम विकास का अर्थ देखें। विकास का अर्थ होता है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर और दीर्घकाल तक वृद्धि हो, तो हम क्या कहेंगे? विकास हो रहा है। समता का अर्थ क्या होता है कि समाज में जितने भी लोग हैं, समाज के विभिन्न वर्ग, उन लोगों के पास समान रूप से धन हो। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय का वितरण समाज के विभिन्न लोगों के बीच समान रूप से हो। अब समता के साथ विकास का अर्थ क्या है कि आर्थिक विकास का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों के साथ साझा करना क्या कहलाता है? समता के साथ आर्थिक विकास। तो हमने क्या देखा? राष्ट्रीय विकास में क्या होता है? किसी देश में विकास कब होता है? जब उस देश की नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। समता में क्या होता है कि ये जो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय है, समाज के विभिन्न वर्गों में बराबर रूप से वितरित कर दी जाती है और जो विकास, राष्ट्रीय आय के विकास का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों को मिल जाता है। अब यदि हम उदाहरण देखें कि समता के साथ विकास, जैसे जब हमारे यहाँ हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति में क्या हुआ था? विकास हुआ था, लेकिन गरीब लोग तो गरीब ही थे, अमीर लोगों का ही विकास हुआ, तो वो समता के साथ विकास नहीं था। समता के साथ विकास के उद्देश्य के अंतर्गत क्या किया जाता है कि अच्छा भोजन, आवास, चिकित्सा जैसी सुविधाएं सबको बराबर रूप से उपलब्ध हों, तो हम क्या कहेंगे कि विकास कैसा हुआ है? समता के साथ हुआ है। क्या अंग्रेजों द्वारा कोई सकारात्मक योगदान दिया गया? यदि हम ये कहें कि अंग्रेजों ने बुरा ही बुरा किया तो ये गलत है। उनका सकारात्मक यानी अच्छा योगदान भी था। हालांकि उनकी नीतियां तो कैसी थी? स्वार्थपूर्ण, लेकिन उन स्वार्थपूर्ण नीतियों के भी सह उत्पाद के रूप में हमारा विकास हुआ। उनका सकारात्मक योगदान या अच्छे कार्य क्या थे? पहला तो अंग्रेजों ने रेल प्रारंभ की। अब ये जो रेल प्रारंभ की, उससे क्या हुआ? भारत में भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाएं दूर हुई, भारतवासी एक दूसरे से मिलने में सक्षम हुए, कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, यानी जो फसल थी वो रेलवे के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध होती थी। दूसरा है कृषि के व्यवसायीकरण।
जब अंग्रेज़ जो है वो भारत में नहीं आए थे, तब भारत में जो भी खेती होती थी वह स्वपोषी, यानी जो व्यक्ति उत्पादन करता था वह उसका उपभोग कर लेता था। अब कृषि का व्यावसायीकरण, यानी ये इतना ज़्यादा उत्पादन करने लगा कि स्वयं के उपभोग के अलावा जो माल बच जाता था उसको वह बाज़ार में जाकर बेच आता था। तो इस तरह भारत क्या हुआ, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। आपको क्या याद करना है कि अंग्रेजी शासन के पहले कृषि स्वपोषी थी और व्यावसायिक कृषि होने के कारण भारत क्या हुआ, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। अब आधारित संरचना का विकास, यानी अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में रेलवे, टेलीग्राम, डाक सेवाओं का विकास हुआ और इन सुविधाओं का लाभ जनता के द्वारा भी उठाया गया। आयात प्रतिस्थापन घरेलू उद्योगों की रक्षा कैसे करती है? आयात प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए कि शर्ट हम विदेश से आयात करते हैं, अब ऐसी ही मिलती जुलती शर्ट हम अपने देश में बनाने लगें तो ये क्या हो जाएगा, आयात प्रतिस्थापन। अब आयात प्रतिस्थापन, हमने हमारे देश के उद्योग में ये शर्ट तो बनाना शुरू कर दी, लेकिन ये शर्ट सस्ती है और यह शर्ट महंगी है। अब हमारे जो उद्योग हैं उनकी हम कैसे रक्षा करें जिससे कि ये शर्ट जो है बाज़ार में बिक जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, आयात प्रतिस्थापन। जो घरेलू उद्योग हैं उनकी रक्षा कैसे की जा सकती है, ये क्वेश्चन है। तो आयात प्रतिस्थापन की नीति क्या है कि जिस वस्तु का उत्पादन जो हम दूसरे देश से आयात कर रहे हैं वो अपने देश में बनाने लगें। अब चूँकि ये वस्तु महंगी बन रही है तो अब इस उद्योग की रक्षा कैसे होगी? इस उद्योग की रक्षा के लिए हम दो उपाय करेंगे। पहला तो हम प्रशुल्क लगा देंगे। यदि विदेश से ये वाली शर्ट आ रही है तो इस पर हम शुल्क लगा देंगे तो ये शर्ट महंगी हो जाएगी और हमारे देश की शर्ट सस्ती हो जाएगी। तो आयातित वस्तु महंगी होगी जिससे अब हमारा उद्योग चलेगा, बंद नहीं होगा। दूसरा, हम कोटा लगा सकते हैं। कोटा मतलब हम निश्चित कर दें कि ये वाली शर्ट जो है वो 300 से ज़्यादा नहीं आएगी, तो 300 क्या हो गया, कोटा। तो इसके बाद यदि ये शर्ट हमारे देश में बिकेगी तो लोगों को यही शर्ट लेना है, क्योंकि ये विदेशों से तो केवल 300 ही शर्ट आई है। तो ये क्या है, कोटे में वस्तु के उत्पादन की मात्रा तय की जाती है। तो प्रशुल्क और कोटे दोनों का प्रभाव क्या होता है कि आयात प्रतिबंधित होता है। जो दूसरे देश के लोग होते हैं उनकी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, यहाँ बिकती नहीं है, तो वो आयात बंद, यहाँ वो निर्यात बंद कर देते हैं, यानी हमारे देश के लोग उनका आयात प्रतिबंधित कर देते हैं, आयात नहीं करते हैं और हमारे देश के जो उद्योग होते हैं वो इस प्रतिस्पर्धा से बच जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि आयात प्रतिस्थापन में हम जो वस्तु दूसरे देश से मंगा रहे थे वो उस वस्तु का उत्पादन हम अपने ही देश में करने लगते हैं। अब अपने ही देश में जब हम उस वस्तु को बनाते हैं तो वो जो उद्योग होता है वो वस्तु चूँकि महंगी बना रहा है उसकी रक्षा के लिए हम क्या करते हैं, प्रशुल्क और कोटा लगाते हैं। प्रशुल्क में वस्तु पर टैक्स, विदेशी वस्तु पर टैक्स ज़्यादा लग जाता है तो वस्तु महंगी हो जाती है, कोटे में मात्रा तय हो जाती है और इन दोनों का संयुक्त प्रभाव क्या होता है, आयात प्रतिबंधित हो जाता है और हमारे उद्योगों की रक्षा हो जाती है। औद्योगिक नीति 1956 के तहत निजी क्षेत्र को क्यों और कैसे नियमित किया गया? जो 1956 में औद्योगिक नीति बनी थी उसमें उद्योगों को 3 वर्ग में बांटा गया था। पहले वर्ग में जो उद्योग थे वो राज्य के अनन्य स्वामित्व में आते थे, मतलब उन पर सरकारी क्षेत्र में ही उद्योगों की स्थापना हो सकती थी। पहले वर्ग में सामरिक जैसे रक्षा उपकरण बनाने के उद्योग थे वो सरकार ही बनाती थी। अब दूसरे वर्ग में जो उद्योग थे वो उद्योग में निजी क्षेत्र भी वस्तुएं बना सकती थी और सरकारी क्षेत्र में भी वस्तुएं बन सकती थी। तीसरे वर्ग में जो उद्योग थे वो निजी क्षेत्र में ही थे, यानी वस्तुएं तो केवल निजी क्षेत्र ही बनाता था लेकिन सरकार उनको विनियमित करता था, मतलब नियंत्रित करता था। कैसे नियंत्रित करता था कि निजी क्षेत्र यदि जो तीसरे वर्ग में वस्तुएं आती हैं, यदि निजी क्षेत्र उद्योग की स्थापना करना चाहता है तो उसे लाइसेंस लेना होगा, तो लाइसेंस द्वारा सरकार निजी क्षेत्र को नियंत्रित करती थी।
फिर निजी क्षेत्र को कहती थी कि यदि पिछड़े क्षेत्र में उद्योग की स्थापना करोगे तो हम आर्थिक सहायता देंगे। तो इस प्रकार से आपने इस आंसर में ये देखा कि निजी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या किया कि उद्योगों को 3 वर्ग में बांटा। पहले वर्ग में सरकारी क्षेत्र ही उद्योग की स्थापना कर सकता था, दूसरे वर्ग में सरकार और निजी दोनों लोग उद्योग की स्थापना कर सकते थे, और तीसरे वर्ग में केवल निजी क्षेत्र ही उद्योग की स्थापना करता था। लेकिन निजी क्षेत्र को विनियमित यानी नियंत्रित करने के लिए सरकार उनको कहती थी कि वो लाइसेंस लें, पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करें तो सरकार उनको आर्थिक सहायता दे। और सरकार जब आर्थिक सहायता देती थी तो निरीक्षण भी करती थी कि निजी क्षेत्र अच्छे से काम कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अग्रणी भूमिका क्यों दी गई? यानी योजना जब हमारे यहाँ शुरू हुई थी तब शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र में ही उद्योगों की स्थापना हुई थी, बड़े बड़े उद्योगों की। यानी सरकारी क्षेत्र को अग्रणी माना गया था, उसको ही ज़्यादा काम दिया गया था। तो आपसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया था? तो पहला कारण है पर्याप्त पूंजी नहीं। जो निजी क्षेत्र के पास इतनी पूंजी ही नहीं थी कि उसमें बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हो, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र को ही बड़े उद्योगों की स्थापना का काम दिया गया। दूसरा, बाज़ार इतना बड़ा नहीं। हमारे देश का बाज़ार, चूँकि हम स्वतंत्र हुए थे तो बाज़ार इतना बड़ा नहीं था। अब बड़ा उद्योगपति एक बड़े फर्म की स्थापना कर दे और उसकी वस्तु ना बिके तो रिस्क थी, लेकिन सरकार, निजी क्षेत्र तो रिस्क को उठा नहीं सकता था, इसलिए सरकार ने स्वयं ही बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की, जिससे कि बड़ा बाज़ार ना भी हो, वस्तु बच भी जाए तो हानि को सरकार ही सहन करेगी। तीसरा, हमारे देश में समाजवाद को अपनाया गया था और समाजवाद में क्या होता है, सरकार ही बड़े उद्योगों की स्थापना करती है, इसलिए सरकारी क्षेत्र को अग्रणी भूमिका मिली। सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र। और तीसरा, क्षेत्रीय विषमता को कम करना। यदि सरकार बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करेगी तो सरकार क्या करेगी, पूरे देश में कहीं भी जहाँ पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर ले जाके उद्योग को स्थापित कर देगी, जिससे कि उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। तो हमने देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका क्यों दी गई थी, क्योंकि हमारे पास निजी क्षेत्र के पास पूंजी नहीं थी, हमारे देश का बाज़ार इतना बड़ा नहीं था कि निजी क्षेत्र को ज़्यादा लाभ हो। हमने समाजवाद के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र के विकास की भूमिका सरकार को ही दी, और सरकार जो है उद्योगों की स्थापना ऐसे क्षेत्र में कर सकती थी जिससे कि सामाजिक विषमता कम हो, पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की जाती थी।